दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के जियोपॉलिटिक्स से जुड़े कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करने वाले हैं, तो एक भी अपडेट मिस किए बिना वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। भारत और पाकिस्तान के बीच कई सालों से चल रही सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी अब एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को दी जा रही इंडस वाटर सप्लाई पर रोक लगाने का फैसला लिया था। यह फैसला भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा था कि जब तक आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक कोई भी सहयोग पाकिस्तान को संभव नहीं है। अब पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ लगातार भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, यानी कि यूएन और भारत से अपील कर रहा है कि वह संधि को बहाल करे। आइए इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है तो आपको बता दें कि इंडस वाटर ट्रीटी साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से साइन की गई थी। इसके तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों यानी कि रावी, व्यास, सतलज का उपयोग करने को मिला था। वहीं पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों जिसमें कि सिंधु, झेलम, चेनाब का अधिकार मिला था। इस एग्रीमेंट का रेशियो लगभग 80-20 रहा है, जिसमें पाकिस्तान को अधिक पानी मिलता है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी इस वाटर सिस्टम पर बहुत हद तक डिपेंडेंट भी है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इसके अगले ही दिन भारत सरकार ने कई पनिशेटिव एक्शन उठाए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का भी फैसला शामिल था। भारत ने साफ कहा था कि जब तक पाकिस्तान क्रेडिबली एंड इरेवोकेबली यानी कि विश्वास के साथ और स्थायी रूप से आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक यह संधि बहाल नहीं होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को अब तक 4 पत्र लिखे हैं, जिनमें भारत से यह निर्णय वापस लेने की अपील की गई है। इनमें से 3 पत्र तो भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजे गए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि भारत एक तरफा तरीके से ट्रीटी को सस्पेंड नहीं कर सकता। साइन की गई संधि है और इसका उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, लेकिन अब तक भारत ने पाकिस्तान के किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है। जल संसाधन सचिव देवाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान को यह सूचना 24 अप्रैल को भेजी थी कि संधि को रोका जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने में कोई गंभीर कदम नहीं उठाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी 29 अप्रैल को फिर साफ कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह से और स्थायी रूप से बंद नहीं करता, तब तक भारत किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि भारत अब सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों से जुड़ा कोई भी जल प्रवाह डाटा यानी कि वाटर फ्लो डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहा है। यह डेटा पहला रेगुलर बेसिस से शेयर किया जाता था, ताकि दोनों देशों के बीच वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में इंडस रिवर सिस्टम की अहम भूमिका है। लगभग 25% जीडीपी इसी रिवर सिस्टम पर डिपेंडेंट है। कृषि क्षेत्र, खासकर पंजाब और सिंध क्षेत्र की खेती पूरी तरह से सिंचाई के लिए इन नदियों पर टिकी हुई है। अगर वाटर सप्लाई रुकता है तो पाकिस्तान में फूड क्राइसिस, महंगाई और आंतरिक इंस्टेबिलिटी जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। फॉर्मर वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी शशि शेखर ने कहा है कि पाकिस्तान इस समय डेस्परेट है, क्योंकि इस वाटर ट्रीटी के बिना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। वहीं शशि शेखर ने यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने 2016 में ही इस संधि को सस्पेंड करने या समाप्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन पीएम मोदी ने तब कहा था पानी सबके लिए होना चाहिए, लेकिन आतंक और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, यानी आतंकवाद और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। अब पाकिस्तान के कई लीडर्स ने बयान दिया है कि अगर भारत पानी की सप्लाई में कोई कटौती करता है तो इससे युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यह स्टेटमेंट ग्लोबल लेवल पर भी तनाव बढ़ा सकता है। 1960 से लागू इस संधि ने भारत पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध झेले हैं, लेकिन तब भी यह जारी रही थी। पहली बार है जब भारत ने इसे ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया है। बहुत से लोग इसे एक आखिरी चेतावनी की तरह देख रहे हैं। भारत की तरफ से बार बार वार्निंग देने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं हुई, इसलिए यह फैसला भारत के नो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत लिया गया। इन सब के बीच अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन कांस्टेंट रहता है तो आगे और भी चीजें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता है तो भारत इस ट्रीटी से पूरी तरह से बाहर भी निकल सकता है। साथ ही इस मुद्दे पर भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बन सकता है, खासकर यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की ओर से। वहीं पाकिस्तान में आंतरिक अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि जल संकट से लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा। भारत द्वारा जल को अपने यूज में लाने के लिए बड़े बड़े डैम और नहर प्रोजेक्ट तेजी से शुरू हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास करो या मरो की स्थिति खड़ी हो गई है। अगर वो आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता है तो उसे न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि आज के दौर में भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक मजबूत और जिम्मेदार ताकत के रूप में देखा जाता है। चाहे बात दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की हो, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की हो, या फिर वैश्विक सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल इनोवेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर भारत की भूमिका हर जगह भारत की अहमियत लगातार बढ़ा रही है। ऐसे समय में जब दुनिया के सबसे ताकतवर
लोकतांत्रिक देश यानी कि G7 मिलकर ग्लोबल भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक मंच पर आ रहे हैं। भारत की मौजूदगी न सिर्फ जरूरी है बल्कि यह दुनिया को एक नया संतुलन और विविधता भी देती है। भारत हमेशा से मानता आया है कि वैश्विक चुनौतियों का हल सहयोग, संवाद और साझेदारी से ही निकल सकता है। इसी सोच के साथ भारत G7 जैसे मंचों पर सक्रिय भागीदारी करता है ताकि दुनिया के सामने मौजूद बड़े मुद्दों जैसे क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल सिक्योरिटी पर अपनी बात रख सके और समाधान का हिस्सा बन सके। आपको बता दें कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट पर इनवाइट किया था, जिस पर वहां के कट्टरपंथी खालिस्तानियों ने इसका खुलकर कड़ा विरोध किया था। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ कहा है कि भारत को G समिट में बुलाना पूरी तरह से सही और जरूरी फैसला था। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और कई ग्लोबल सप्लाई चेन में उसकी अहम भूमिका रहती है। ऐसे में जब दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोकतांत्रिक देश G7 मिलकर ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल फ्यूचर, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं तो भारत जैसे देश को इन चर्चाओं से बाहर रखना समझदारी नहीं होगी। कार्नी ने यह भी बताया कि सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि बाकी G7 देश भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इन बैठकों का हिस्सा बने। जब मीडिया ने बराबर पूछा कि जब कनाडा और भारत के बीच खालिस्तान मुद्दे को लेकर जांच चल रही है तो ऐसे वक्त में मोदी को क्यों बुलाया गया, तो कार्नी ने जवाब दिया कि दोनों देशों के बीच कानून व्यवस्था और जांच को लेकर बातचीत में प्रोग्रेस हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अब आगे भी लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग जारी रखने पर सहमति जताई है, जिससे जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। कार्नी ने यह भी कहा है कि कनाडा कानून का देश है और यहाँ जांच अपने तरीके से चल रही है, उसमें कोई राजनीतिक दखल नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि G7 समिट में इस बार उभरते और विकासशील देशों के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिजिटल फ्यूचर जैसे मुद्दों पर पार्टनरशिप पर भी चर्चा होगी। ऐसे में भारत की मौजूदगी और उनकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है और मोदी जी ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत को G7 समिट में बुलाने का कारण उसकी बढ़ती आर्थिक ताकत, ग्लोबल सप्लाई चेन में उसकी भूमिका और दुनिया के बड़े मुद्दों पर उसका असर है। साथ ही बाकी G7 देश भी भारत के बिना इन चर्चाओं को अधूरा मानते हैं। भले ही भारत और कनाडा के बीच हाल ही में रिश्ते तनावपूर्ण रहे हों, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट पे बुलाया गया है और उनकी मौजूदगी को सभी जरूरी मान रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने अपनी वायु सेना को और भी ज्यादा ताकतवर और आधुनिक बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 हाईटेक जासूसी विमान खरीदने का बड़ा फैसला लिया है, जिन्हें आई स्टार कहा जाता है। आई स्टार का पूरा नाम है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्निशंस, यानी ये विमान दुश्मन की हर गतिविधि पर आसमान से नजर रखेंगे, उसकी सही लोकेशन, मूवमेंट और ताकत का पता लगाकर हमारी फोर्सेस को तुरंत रियल टाइम इंटेलिजेंस देंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत बोइंग और बम्बार्डियर जैसे विदेशी कंपनियों से 3 विमान खरीदे जाएंगे, लेकिन इन पर लगने वाला पूरा सर्वेलांस और टारगेटिंग सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी होगा, जिसे DRDO के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम ने पहले ही सफलतापूर्वक विकसित और टेस्ट कर लिया है। इन विमानों में लगे सिस्टम की मदद से भारतीय वायुसेना को जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार स्टेशन, एयर डिफेंस यूनिट्स, मोबाइल टारगेट्स और कमांड पोस्ट जैसी जगहों पर बेहद सटीक हमला करने में मदद मिलेगी, जिससे युद्ध के समय भारत को भारी बढ़त मिलेगी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों में नुकसान भी कम होगा। आई स्टार विमान बहुत ऊंचाई से स्टैंड ऑफ रेंज पर रहकर दुश्मन के इलाकों में बिना घुसे ही उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते हैं, जिससे विमान भी सुरक्षित रहता है और दुश्मन की गुप्त गतिविधियों की जानकारी भी मिल जाती है। इन विमानों में मल्टी स्पेक्ट्रल सर्वेलांस की क्षमता होती है, यानी कि ये दिन रात हर मौसम में अलग अलग सेंसर की मदद से दुश्मन के छुपे हुए टारगेट्स को भी पहचान सकते हैं और उस पर नजर रख सकते हैं। आई स्टार के एयरबोर्न और ग्राउंड दोनों सेगमेंट होंगे, जिससे आसमान से निगरानी के साथ साथ जमीन पर बने कंट्रोल सेंटर से इन विमानों को मॉनिटर और कंट्रोल किया जाएगा और जो भी डेटा या लाइव फीड मिलेगी वह तुरंत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तक पहुंचाई जा सकेगी। इसका इस्तेमाल सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और शांति के समय भी किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसके पास इतनी एडवांस एयर टू ग्राउंड सर्वेलांस और स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटी है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल। आई स्टार सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लगे सभी एडवांस सिस्टम DRDO द्वारा भारत में ही बनाए गए हैं, जिससे भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता मिलेगी और भविष्य में इन्हें अपग्रेड करना भी आसान होगा। इन विमानों के आने से भारतीय वायुसेना को दुश्मन के इलाकों की बिल्कुल साफ तस्वीरें मिलेंगी, जिससे सटीक हमले किए जा सकेंगे और स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सकेगा। आई स्टार सिस्टम के जरिए सुरक्षित दूरी पर रहते हुए दिन और रात कभी भी खुफिया जानकारी जुटाई जा सकेगी। निगरानी, सर्वेक्षण और टारगेटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसका डेटा इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग और कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर जनरेशन के लिए बहुत मददगार होगा। रक्षा मंत्रालय इस महीने के अंत तक इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी में है और
अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर जैसे मौजूदा तनावपूर्ण हालात में यह फैसला भारत की सुरक्षा के लिए बहुत अहम साबित होगा। आई स्टार की मदद से भारत को सीमित नुकसान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक या प्रीएम्प्टिव अटैक करने की ताकत मिलेगी, जिससे दुश्मन को डराने में भी मदद मिलेगी और भारत तेजी से सही तरीके से जवाब दे पाएगा। इस सिस्टम के आने से भारत को चीन और पाकिस्तान जैसी चुनौतियों से निपटने में जबरदस्त बढ़त मिलेगी, क्योंकि ये विमान हाई एल्टीट्यूड से लगातार दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसकी लोकेशन ट्रैक करके सटीक जानकारी भेज सकते हैं। इस तरह आई स्टार प्रोजेक्ट भारत के डिफेंस सिस्टम को 21वीं सदी की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस कर देगा और हमारे दुश्मनों को साफ संदेश देगा कि अब भारत के आसमान में हर हरकत पर पैनी नजर है और जवाब भी सटीक और तेजी से होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।